नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है अब बिहारी इन अमेरिका के 10वें एपिसोड में। आज जो हम आराम से थोड़ा टाइम लेके आगे जाने से पहले थोड़ा पिछले एपिसोड्स में जो सब्जेक्ट्स हमने कवर किए उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो बिहार के संदर्भ में है उस पे हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे। और इस क्रम में हम कुछ आपको दिखाएंगे भी, कुछ झलकियां जो उस विषय से संबंधित हैं। लेकिन पहले उससे जाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले 9 एपिसोड में हमने शुरुआत की थी अपने इंट्रोडक्शन से। बताया था कि मेरा इतिहास और भूगोल क्या रहा है। उसके बाद हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उस समय जो चल रहा था एंड ऑफ अप्रैल बिगिनिंग ऑफ मई में, जो श्रीमान ट्रंप महोदय जो थे पूरे विश्व को की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए उन्होंने एक अच्छा जुगाड़ किया था। ट्रंप टैरिफ को की शुरुआत की थी। उसमें काफी आगे पीछे होके अब वो थोड़ा सा संतुलित हुआ है, भगवान जाने आगे क्या होगा। लेकिन उसके गुण और दोषों की चर्चा की थी। लाभ तो कम ही है, हानि ज्यादा है वैश्विक स्तर पे। उसके बाद हम तीसरे एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है बिहार के लिए, वो पलायन का मुद्दा है। वो बहुत ही दुखद मुद्दा है, बट बिहार उस समस्या से ग्रसित है और ये समस्या आज की नहीं है। ये 80 और 90 के दशक से शुरू होके अभी तक जारी है। उससे क्या होता है कि बिहार के टैलेंट बाहर चले जाते हैं और जब बाहर चले जाते हैं तो वो फिर वापस नहीं आते हैं और वापस आके बिहार की अर्थव्यवस्था को, उसके ब्रांडिंग को, उसके इमेज को इम्प्रूव करने में अपना योगदान दे नहीं पाते हैं। तो मिला जुला के बिहार को उससे काफी नुकसान होता है, बहुत बौद्धिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, और इस तरह की सारी जो हानियां जो होती हैं बिहार से प्रतिभाओं के पलायन के कारण। तो उस विषय पे हमने चर्चा की थी। उसके बाद जो है हमने काफी एपिसोड्स एजुकेशन पे डेडिकेट किया था। बिहार के में उच्च शिक्षा के करंट स्टेट, पास्ट स्टेट और फ्यूचर में क्या सुधार किए जा सकते हैं। और उस क्रम में आपको हमने 2 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज दिखाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की यात्रा कराई थी और उसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय भी दिखाया था। उस दौरान कुछ मनोरंजक कमेंट्स भी हमारे मित्रों से मिले। उन्होंने कहा कि भाई आपका स्टैनफोर्ड का कवरेज यूसी बर्कली के मुकाबले काफी ज्यादा था। वो आपकी थोड़ी स्टैनफोर्ड की प्रति पार्शियलिटी को दर्शाता है। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि मैं थोड़ा स्टैनफोर्ड के प्रति पार्शियल हूं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय इतने व्यवस्थित तरीके से बना हुआ है और आप अगर वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं आए हैं, किसी रिजॉर्ट में चले आए हैं। और वो रिजॉर्ट जहाँ की काफी अच्छा शोध होता है, काफी अच्छी पढ़ाई होती है, तो वैसे जगह पे जाने से लोगों का अपने आप मन पढ़ने और शोध करने का, और मेरा माने तो हमारे जैसे लोग तो अगर एक बार वहां एडमिशन हो जाए तो कहीं कभी बाहर ही ना निकले। तो मैं उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद अभी मैंने भारत की एक संक्षिप्त यात्रा की थी। उस दौरान चेन्नई में मुझे दीपिका जी से बात करने का मौका मिला और उनके दिल के करीब जो एक समस्या बिहार में है, स्वच्छता की समस्या,
उस पे हमने उनके विचार जाने और उनके बड़े अच्छे विचार थे। उन्होंने न केवल समस्या की बात की बट उसके 2-3 कारणों को इंगित किया और बताया कि उसके क्या-क्या समाधान हो सकते हैं, जैसा कि अ, बाहर के उन्नत देशों में होता है। तो वो एक अच्छी चर्चा थी। उस पे उस विषय पे कभी मैं एक और वीडियो करूँगा जिसमें आपको दिखाऊँगा कि जैसे हमने उसमें चर्चा की थी कि सिंगापुर में कैसे होता है, यूएस में कैसे होता है, कैसे जन भागीदारी होती है, कैसे वेस्ट या गार्बेज की प्रोसेसिंग होती है, कैसे पनिशमेंट की व्यवस्था है। इस बारे में थोड़ा हम आपको विजुअली भी दिखाएंगे कि कैसा ये हमारी कॉलोनी में होता है, हमारे नेबरहुड में होता है। और इस 10वें एपिसोड में आगे चलते हुए हम एक और विषय के बारे में बात करेंगे जो कि मेरी अभी की भारत की यात्रा से संबंधित है। जब इस बार मैं भारत गया तो मेरा मेन उद्देश्य था दक्षिण भारत का भ्रमण करना। मेरे एक मित्र हैं अभी मद्रास में, चेन्नई में, तो उनके स्पॉन्सरशिप कहिए या उनके हेल्प से उन्होंने एक बड़ा अच्छा बहुत ही एग्रेसिव कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बनाया था जिसमें कि हम 10-15 दिनों में पूरा तमिलनाडु और केरल को कवर करने वाले थे, उनके मेन स्पॉट्स को, जो कि बहुत ही एम्बिशियस था। अनफॉर्चुनेटली बीच में एक बाधा आ गई, उसके चलते हम ज्यादा तो कर नहीं पाए, केरल तो नहीं देख पाए, लेकिन तमिलनाडु में हमने 2-3 जगहों का भ्रमण किया। उनके द्रविडियन आर्किटेक्चर, उनके टेम्पल आर्किटेक्चर और जो डिफरेंट किंग्स एंड किंगडम्स थे, जैसे पल्लवास थे, पांड्यास थे एंड चोलास थे, तो उनके मंदिरों को देखा। महाबलीपुरम गए, वहां पे शोर टेम्पल देखा, पंचरथा देखा, अर्जुन पेनन्स देखा, जिसको अर्जुन की प्रायश्चित भी कहते हैं। बटर बॉल देखा, जो कि बड़ा ही अजीब फिनोमेना था। एक ग्रेविटी डिफाइंग बड़ा सा स्टोन है, राउंड स्टोन है, जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे बहुत दिनों से वैसे ही जैसे कि तैसा है। और वहां जाने पे डर भी लगता है कि हम गए और उसी समय उसका संतुलन बिगड़ा और फिर आदमी से हम चटनी बन जाएंगे। तो खैर ऐसा हुआ नहीं। तो वहां पे महाबलीपुरम में देखे टेम्पल, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद फिर तंजौर जाने का मौका मिला, क्योंकि समझिए कि चोला आर्किटेक्चर का पिनेकल माना जाता है। वहां पे टेम्पल है, द सेट ऑफ टेम्पल्स। वहां पे बृहदेश्वरा टेम्पल है जो राजराजा फर्स्ट का बनाया हुआ है। और उससे हट के थोड़ी दूर पे आप जब एक जगह जाएंगे धारासुरम, वहां पे राजराजा टू ने उसने भी एक टेम्पल बनाया था जिसको ऐरावतेश्वर टेम्पल कहते हैं। वो भी शिव जी का टेम्पल है और वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है। उसके बाद मुझे थोड़ा पटना भी जाने का मौका मिला। और जब पटना गए तो आ, मन में उठा कि अमेरिका की तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखी है, लेकिन जाके फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा महाविहार है, उसके रूम्स देखे जाएं। अब वो यूनिवर्सिटी तो वहाँ है नहीं, हालांकि भारत सरकार ने भारत सरकार, बिहार सरकार ने विदेशों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ मिलकर एक नया नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया है, राजगीर से आगे चल के एक गांव में। बट ये जो पुराना यूनिवर्सिटी है, नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता है, वो 7वीं शताब्दी
गुप्त वंश के अंत से लेके हर्षवर्धन के टाइम का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द एशिया था। ये उस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द नंबर 1 यूनिवर्सिटीज था, जबकि अभी तो मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको जाना जाता है, वहां अगले 500-600 सालों तक कोई यूनिवर्सिटी का गठन होना बाकी था इंग्लैंड वगैरह में। तो इस यूनिवर्सिटी को देखने के बाद, ये भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और फिर वहां से हट के 75 किलोमीटर के अंदर ही गया में जो बोधि टेम्पल है, जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अनदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इन सारी चीजों को देख के मुझे एक बात लगा कि ये कितने दुख की बात है कि फ्रांस में पेरिस एक शहर है जहां पे एनुअली 50 मिलियन, 48 से 50 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, और जो कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था में करीब उसका योगदान $75 बिलियन का है। अब सोच लीजिए, उसके कंपैरिजन में हमारे बिहार में इस बार जब हम 2024 का आंकड़ा देखें तो 1 मिलियन भी टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट नहीं आए थे। लेस देन 1 मिलियन टूरिस्ट हैव कम। अब सोच लीजिए कि एक शहर जहां 50 मिलियन के करीब टूरिस्ट आते हैं, और एक भारत पूरा देश, वहां 20 मिलियन से भी कम टूरिस्ट आते हैं सालाना। जहां की भारत में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें 2 तो अपने यहां 100 किलोमीटर के अंदर ही हैं। इन सबको देख के लगता है कि टूरिज्म जो है, पर्यटन जो है, हमारे यहां उसका बिल्कुल ही समुचित विकास नहीं हुआ है, और उसमें लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के रोजगार की संभावना है। और जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग कहते हैं, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए कोई भी आप बड़ा सा सिस्टम लेते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भैया कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किसको सुलझाना है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि वो समस्याएं जिसको आप कम एफर्ट से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको तुरंत मिल जाएगा। पर्यटन वैसा ही चीज है, हमारे यहाँ बिल्कुल राइप है। उसको सरकार अगर उसमें 10 बिलियन अगर उसमें खर्च करे, तो मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा विश्वास है कि उसमें सरकार को जल्दी ही 100 बिलियन रेवेन्यू देखने को मिलेगा, और कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में तो समझिए कि बिहार में बोधगया, नालंदा, राजगीर, पावापुरी, वो जो सर्कल है, दैट कैन बी डेवलप्ड लाइक हाउ इट इज देयर इन रोम, हाउ वैटिकन इज देयर इन रोम। तो वो जो जैसे वैटिकन है क्रिश्चियनिटी के लिए, वैसे ही बोधगया, पावापुरी और नालंदा में जैसे ऋषभ देव का टेम्पल है जो जैन के पहले तीर्थंकर थे, पावापुरी में वर्धमान महावीर जो जैनिज्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, और भगवान बुद्ध ने ज्ञान तो प्राप्त किया ही बोधगया में, बोधि ट्री के नीचे। तो इन सब चीजों को अगर ठीक से साथ में लाके एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी सोच के तहत डेवलप किया जाए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वर्ल्ड में
कितने बुद्धिस्ट हैं? वर्ल्ड में अभी करीब 500 मिलियन बुद्धिस्ट हैं। अगर उसके 10% भी हर एक साल बिहार में अपने देवताओं के दर्शन, अपने जो डेइटीज हैं, अपने जो उनके आइडियल्स हैं, उनको देखने के लिए आएंगे, तो बिहार में करीब 50 मिलियन पर्यटक आएंगे। वो भी विदेशी पर्यटक आएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत में तो ज्यादा है नहीं, भारत से बाहर के देशों में है। और बहुत सारे देशों में जो बुद्धिस्ट हैं, दे आर नॉट लाइक somebody who cannot spend their tourism dollar if there was a place which was fully developed and was welcoming। जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए मक्का है, क्रिश्चियन लोगों के लिए जेरूसलम है, वैसे ही वेटिकन है कैथोलिक्स के लिए, वैसे ही बुद्धों के लिए, जैनों के लिए वो पावापुरी, नालंदा, बड़गांव स्थित ऋषभदेव टेम्पल और बोध गया हो सकता है, जहां कि अगर इस तरह से टूरिस्ट आएंगे तो बिहार में टूरिज्म जो है उसके डॉलर्स जो होंगे, मेरे ख्याल से कम 50 से 100 बिलियन आ सकते हैं। और कितने लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा टूरिज्म को मैनेज करने में, उसके चलते और सारा इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, दैट विल क्रिएट ए बोनांजा फॉर बिहार। और इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि मई के एंड में सुना कि पटना में एक नया बहुत ही अच्छा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है और एक दूसरा बनने जा रहा है बिहटा में। तो समय आ गया है कि कई बार ऐसी चीजें होती है कि कुछ अच्छा होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। जैसे यातायात के साधन अच्छे होने चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, एयरपोर्ट्स होने चाहिए। अभी गया में भी एयरपोर्ट है, पटना में भी एयरपोर्ट है, दरभंगा में भी एयरपोर्ट है। तो हमारे पास अब ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि सरकारें अगर चाहे तो टूरिज्म का विकास एक बहुत ही कायदे से कर सकते हैं, इन अ वेरी वेल प्लान्ड वे, and it will pay dividends in terms of not millions, in terms of billions। तो इस बारे में हम और चर्चा करेंगे, इस पे ही नहीं और सब विषयों पे चर्चा करेंगे। आज हम अभी एक पॉज लेंगे और उसके बाद आपको 2-3 पंक्तियां किसी कवि की सुनाएंगे। हमेशा की तरह इस एपिसोड का अंत करने से पहले मैं आपको अपने पसंदीदा कवि दिनकर जी की 2-4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जो चाहे घड़ी कैसी भी हो, मुश्किल से मुश्किल समय में हम में और आप में साहस और उत्साह का संचार करती हैं। तो प्रस्तुत है। मही का सूर्य बनना चाहता हूं, विभा का तुर्य बनना चाहता हूं, भुजा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।